कॉलेज के टीचरों का सवाल हो, रेलवे की भर्ती हो, एसएससी की भर्ती हो, सेना की भर्ती हो, पुलिस की भर्ती हो, रिक्त पद पड़े हुए हैं, भर्तियां नहीं की जा रही। जब रेलवे बचेगा ही नहीं तो रेलवे में रिजर्वेशन कहां मिलेगा? पता नहीं था कि चाय भले ना बेचा हो, लेकिन जिस स्टेशन पे चाय बेचने की बात कर रहा है वो स्टेशन जरूर बेच दिया है। जो सरकार राष्ट्रीय संपत्ति बेच रही हो वो राष्ट्रवादी होने का दावा कैसे कर सकती है? जब सरकारी अस्पताल ना हो, सरकारी स्कूल नहीं हो, सरकारी रेलवे नहीं हो, तो सरकारी प्रधानमंत्री भी नहीं हो, हमारा ये कहना है। डबल इंजन की सरकार मतलब 4 लोगों का व्यापार, 2 देश बेच रहा है, 2 देश खरीद रहा है। अमित शाह और मोदी देश बेच रहा है, अंबानी और अदानी देश खरीद रहा है। एक तरफ आप देश की हालत देखिए, रोज पेट्रोल का दाम बढ़ता है, रोज। कोई ऐसा दिन नहीं है कि पेट्रोल और डीजल का दाम नहीं बढ़ता हो। लगातार रसोई गैस महंगा हो रहा है, सीएनजी का दाम बढ़ रहा है, महंगाई अपने उच्चतम स्तर पे चला गया है। वो हिंदी फिल्म का एक गाना सुने हैं ना, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, पेट्रोल डीजल से कहता है चलो चलो यार चलो 100 के पार चलो। और सिर्फ पेट्रोल और डीजल का दाम नहीं बढ़ रहा है, खाने की तमाम चीजें महंगी हो रही है। अगर डीजल का दाम बढ़ेगा तो रेल का किराया बढ़ेगा, ट्रक का भाड़ा बढ़ेगा, और जब वो बढ़ेगा तो उसका पैसा किससे वसूल किया जाएगा? उसका पैसा इस देश के आम नागरिकों से वसूल किया जाएगा। और आप में से जिन लोगों ने भी ज्योतिबा फूले के विचार शेतकरी समस्याओं को लेकर के पढ़ा होगा, उसमें आप ये बखूबी जानते हैं कि किस तरीके से धान उगाने वाला जो किसान है उसको उसके धान का दाम नहीं मिलता है, गेहूं उगाने वाला जो किसान है उसको उसके गेहूं का दाम नहीं मिलता है, कपास उगाने वाला जो किसान है उसको उसके कपास का दाम नहीं मिलता है, उसका दाम बीच में कोई खा जाता है। कभी आपने और हमने सोचा है कि हमारा गेहूं 10 रुपये किलो खरीद करके ले जाता है और 30 ग्राम का बिस्किट हमको 10 रुपये में वापस बेचता है? कौन खा रहा है ये बीच का मुनाफा? ना किसान को मिल रहा है, ना आम इंसान को मिल रहा है। बीच में सारा का सारा बेईमानी, सारा का सारा कमीशन इस देश के अंदर जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो मिल करके खा रहे हैं। एक तरफ ये लूट मच रही है, उस तरफ हमारा ध्यान ना जाए, उस तरफ हमारा दिमाग ना जाए। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि समाज जो पहले से जाति और धर्म के आधार पर बटा हुआ है उस बंटवारा की खाई को और बढ़ाया जाए, लोगों को और आपस में लड़ाया जाए। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी टाई और अंग्रेजी मानसिकता छोड़ करके गए। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेज के साथ बैठ करके जो चाय पे चर्चा करते थे, देश के आंदोलनकारियों के खिलाफ गवाही देते थे, देश के साथ गद्दारी करते थे, आज वो गद्दी पे बैठ करके अंग्रेजों की चाल हमारे साथ चल रहे हैं। अंग्रेज क्या करता था? फूट डालो राज करो। और ये आज जो बैठे हुए गद्दी पे लोग हैं ये क्या करते हैं? फूट डालो और राज करो। आपसे मैं तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, टीवी आपने खरीदा है, सरकार ने गिफ्ट किया है क्या? आप अपने पैसा से टीवी खरीदे हैं ना, उसका हर महीने रिचार्ज आप अपने पैसे से कराते हैं ना, आपके हाथ में रिमोट है ना। आपको लगता होगा कि हमको कितनी शक्ति है, जो चैनल बंद करेगा वो चैनल बदल करके देखेंगे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, चैनल बदल करके देख लीजिए, इस चैनल से उस चैनल पे चले जाइए, आपकी समस्या, आपका मुद्दा, आपकी परेशानी आपके ही टीवी में नहीं दिखाया जा रहा है। कितनी बार यह दिखाया जाता है कि देश के अंदर बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, पहले माँ बाप कहते थे कि कोई टेक्निकल हैंड कर लो बेटा, नौकरी मिल जाएगी। अरे माता जी, टेक्निकल हैंड छोड़िए, इस देश में इंजीनियर को नौकरी नहीं मिल रही है। हर साल 5.5 लाख इंजीनियर पैदा होते हैं इस देश में। मैं अभी नागपुर से आया हूं, दर्जनों सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पुणे में दर्जनों सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, अहमदाबाद में कॉलेज है,
चारों तरफ कॉलेज बने हुए हैं, लेकिन उस कॉलेज से जो निकलने वाले इंजीनियर हैं, आप उनकी हालत देख लीजिए। क्योंकि सरकारी आंकड़ा कहता है कि किसी भी साल 1.5 लाख से ज्यादा रोजगार नहीं दिया गया है। कोरोना के दौरान जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे थे, उनकी नौकरियां उनसे छीन ली गई। यह है निजी सेक्टर की हालत। अगर आप सरकारी क्षेत्र को देखेंगे तो कोई भी डिपार्टमेंट उठा करके देख लीजिए, चाहे स्कूल के टीचरों का सवाल हो, कॉलेज के टीचरों का सवाल हो, रेलवे की भर्ती हो, एसएससी की भर्ती हो, सेना की भर्ती हो, पुलिस की भर्ती हो, रिक्त पद पड़े हुए हैं, भर्तियां नहीं की जा रही हैं। क्यों करेंगे? आपसे हमसे धर्म के नाम पर वोट ले लिए, अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिए, आपके बेटा को नौकरी क्यों देंगे? और यह सवाल हमारे दिमाग में ना आए, इसीलिए जरूरी हो जाता है कि लोगों को जाति और धर्म के नाम पर आपस में लड़ाया जाए। फूट डालो राज। यह सवाल हमारे दिमाग में ना आए कि जब दुनिया में तेल सस्ता था तब भी हम महंगा तेल खरीद रहे थे। आज जब तेल महंगा हो गया है दुनिया में, तो कहते हैं कि रसिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रही है, इसीलिए तेल महंगा हो रहा है। चाचा जी, जब लड़ाई नहीं हो रही थी, जब यूक्रेन और रसिया आपस में नहीं लड़ रहा था और कच्चा तेल सबसे सस्ता मिल रहा था, तब भी आप सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल क्यों हमसे खरीदवा रहे थे? किसी भी पेट्रोल पंप पे चले जाइए, एक तरफ आपकी पेट्रोल की टंकी और दूसरी तरफ साहब की नौटंकी, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। उसको देखिए और सोचिए कि जितना टैक्स जो है आपसे वसूला जाता है, उससे कम में पेट्रोल और डीजल मिलता है। तो कि नहीं रहेगी बेकारी, हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा की जाएगी। अरे आपके सपने में हम आ गए और ऐसा लगा कि वाह, देश के संविधान की क्या ताकत है कि एक चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। खुशी हुई, अच्छा लगा, लेकिन पता नहीं था कि ये आदमी का चाय बेचने का दावा किताबी है, फर्जी है। पता नहीं था कि चाय भले ना बेचा हो, लेकिन जिस स्टेशन पे चाय बेचने की बात कर रहा है वो स्टेशन जरूर बेच दिया है। पता नहीं था कि हमको तो नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन इसका भतीजा बीसीसीआई का सेक्रेटरी जरूर बन जाएगा। पता नहीं था कि किसानों को अपने हक और अधिकार के लिए किसान ने नहीं मांगा जबरदस्ती कि हम किसानों का भला करेंगे, आप 3 कानून ले लीजिए। अरे ऐसे पकड़ पकड़ करके कौन भलाई करता है? देश के किसानों ने मांगा था क्या कि आप मुझे कृषि कानून दे दीजिए? उस कृषि कानून को वापस कराने के लिए 700 किसानों को जान गंवानी पड़ी और महिलाओं के ऊपर अत्याचार की आप बात मत कीजिए। इस देश की क्या विडंबना है, इसको समझिए। खुशी होती है महामहिम राष्ट्रपति को देख करके, रामनाथ कोविंद साहब को, माननीय राष्ट्रपति को देख करके आत्मा प्रफुल्लित हो जाता है कि भाई इस देश में दलित भी राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा हो गया। लेकिन जो ही हाथरस में एक बेटी की जान जाती है और उनके मुंह से एक आवाज नहीं निकलता है, आत्मा वापस जो है शरीर में आ जाती है, दिल बैठ जाता है। लगता है ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना नहीं पूरा हो रहा है, ये तो गुरुजी का सपना पूरा हो रहा है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि जो पीढ़ी अपना इतिहास भुला देती है, इतिहास उस पीढ़ी को भुला देता है, वो कभी इतिहास नहीं बना सकता है। हम ये बात भूल गए हैं कि हम कहां से चले हैं। जब सावित्रीबाई फुले महिलाओं को पढ़ाने का संकल्प लिया था,
तो जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है वो उनके ऊपर गोबर फेंका करते थे। और ये बात मैं बता रहा हूं 19वीं शताब्दी की। लेकिन आज हम देख क्या रहे हैं? देख ये रहे हैं कि नारा देश का और काम दोस्त का। सोच करके हमको बताइए, नारा देश का लगाया जा रहा है, तिजोरी दोस्त का भरा जा रहा है। आप में से तमाम लोग ये सोच करके मुझे बताइए, अगर मैं गलत हूं तो मैंने शुरू में ही कह दिया था, मेरा ज्ञानी होने का कोई दावा नहीं है। मैं जबरदस्ती ये नहीं बोलूंगा कि मैंने इंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है। आप सोच करके मुझे बताइए कि ये कौन सा राष्ट्रवाद है भैया, जो सरकार राष्ट्रीय संपत्ति बेच रही हो वो राष्ट्रवादी होने का दावा कैसे कर सकती है? रेलवे राष्ट्रीय संपत्ति है ना, बीएसएनएल राष्ट्रीय संपत्ति है ना, एलआईसी राष्ट्रीय संपत्ति है ना, तो इसको बेचने वाले लोग राष्ट्रवादी कैसे हैं? इनका तर्क ये है कि घाटे में चल रहा है, इसीलिए सरकारी संस्थान को बेच रहे हैं। मतलब कल को इसके माँ बाप जब काम नहीं करेंगे, कोई आमदनी लेकर के नहीं आएंगे, तो ये अपने माँ बाप को बेच देंगे। जो लोग रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं उन लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब रेलवे बचेगा ही नहीं तो रेलवे में रिजर्वेशन कहां मिलेगा? जब बीएसएनएल बचेगा ही नहीं तो बीएसएनएल में रिजर्वेशन कहां मिलेगा? जब एलआईसी बचेगी ही नहीं, तमाम सरकारी संस्थान बेच दिए जाएंगे, तो फिर देश का क्या होगा? जब सरकारी अस्पताल ना हो, सरकारी स्कूल नहीं हो, सरकारी रेलवे नहीं हो, तो सरकारी प्रधानमंत्री भी नहीं हो, हमारा ये कहना है। पीएम केयर नाम का एक फंड था, पीएम का केयर नहीं था, वो जनता का केयर करने के लिए था। उसमें जो पैसा आया, लोगों ने जो चंदा दिया, तो पीएमओ ने कहा कि इस चंदे का हिसाब हम नहीं देंगे। काहे नहीं देंगे भाई? काहे नहीं दीजिएगा? अरे हम लोग जसोदा बेन हैं कि आपसे नहीं पूछेंगे कि काहे हमको छोड़ करके भाग गए? हम देश की जनता है ना भाई, तो हम पूछेंगे आपसे कि क्यों नहीं हिसाब दीजिएगा? बताइए तो कि चंदा कहां से आया। इसलिए नहीं बताते हैं कि चुनाव से पहले चंदा लेते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं तो जिस दोस्त से चंदा लेते हैं उसको धंधा देते हैं। कहता हूं जोर से कि हर राज्य के चुनाव में जाते हैं और कहते हैं कि इस राज्य में डबल इंजन की सरकार बनाने की जरूरत है। क्या है डबल इंजन की सरकार? डबल इंजन की सरकार मतलब 4 लोगों का व्यापार, 2 देश बेच रहा है, 2 देश खरीद रहा है। अमित शाह और मोदी देश बेच रहा है, अंबानी और अदानी देश खरीद रहा है।